वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी से संबंधित सभी सिलेबस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को। यानी केवल अगर अब तक आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है सामाजिक विज्ञान में, तो इस वीडियो को देख लेने से आप मतलब कि इतना नंबर लेके जरूर आ जाएंगे जिससे एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में पूरे टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया जाएगा, यानी कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से और इकोनॉमी से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए बनाई जाए आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि ये वीडियो मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल इस वीडियो को ही अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और वीडियो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि अगर सभी चैप्टर को कवर करना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर है, 1744 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो आप सभी को पता है, तो फ्रांस की क्रांति चैप्टर से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, या लुई 16वां था, तो लुई 16वां किस राजवंश का था? तो लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा था। 1774 में यानी कि फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? और किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? चर्च द्वारा लगाए गए जो टैक्स थे उसका नाम क्या था? सरकार के द्वारा लगाए गए जो टैक्स थे उसका क्या नाम था? ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आपने हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं देखा है, आपके पास समय है तो आप जरूर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? ऑप्शन है लुई प्रथम, लुई दसम, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच लिए होंगे, लास्ट में जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लुई 16वां, यानी कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन था, यानी कि बैठा था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि लिब्रे क्या है। यह क्या है? फ्रांस की मुद्रा थी। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन है कि फ्रांस, यानी कि फ्रांस की मुद्रा, यहाँ पर फ्रांस लिखा है, इसे ध्यान रखेंगे। फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो लिब्रे थी ये फ्रांस की मुद्रा थी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? यानी कि सीधे का तात्पर्य प्यारे बच्चों की प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको कहते हैं टाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टाइद का अर्थ होता है। तो टाइद जो था किस प्रकार का कर था? तो ये एक कर था जो एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो प्यारे बच्चों, जो टाइल था यह एक क्या धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था। और जो टाइल टैक्स यानी कर था ये सरकार के द्वारा लगाया जाता था, या सरकार कर लीजिए या राज्य कर लीजिए। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आंसर उसी प्रकार से करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, यानी कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी ये आपको बताना है। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ये 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो इसको देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति के समूह होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो चर्च जहां पर भी नाम आए तो आप समझ लीजिए पादरी के बारे में कहा जा रहा है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस का जो समाज है यानी एस्टेट है वो कितने एस्टेट में बटा हुआ था, यानी कि फ्रांस का समाज कितने एस्टेट में बटा हुआ था ये आपसे पूछा सकता है। तो आपको बताना चाहिए कि 3 एस्टेट हैं, और तीनों एस्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम एस्टेट में चर्च या पादरी, तृतीय में कुलीन कह दिया जाए या अगर धनी वर्ग आ जाए, तो आप बाकी जो बच्चे हैं ये तृतीय
वर्ग में या एसेट में आएंगे। और जो तृतीय स्टेट था ये सभी प्रकार के टैक्स को देता था। बाकी दो प्रथम और द्वितीय थे ये टैक्स से मतलब कि मुक्ति थी, यानी कि टैक्स से इनको छूट मिली हुई थी, ये विशेषाधिकार दिया गया था। तो ये सब आप जानेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा प्यारे बच्चों, आपको गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में हुई थी, तो ये जानते हैं कि पेरिस में हुई थी। और मार्सिले क्या था प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्सिले क्या है, तो मार्सिले ये फ्रांस का राष्ट्र गीत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का सम्राट था। तो आतंक का राज किसने स्थापित किया, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आतंक का राज कब से कब तक चला, तो 1793 से 94 तक है। और किसने स्थापित किया, तो ये भी पूछा सकता है, तो इसको भी देखेंगे, ये था रोबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ओलम दे गुज कौन थी, तो ओलम दे गुज कौन थी, ये क्रांतिकारी एक महिला थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हुआ, तो ये 1848 में, यानी कि फ्रांस में क्या है दासता अंतिम रूप से कब समाप्त कर दिया गया, यानी कि दास प्रथा को अंतिम रूप से कब समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपसे पूछा सकता है, तो 1848 में। तो इसको आप जानेंगे। अगर पूछे कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1946 में। तो फ्रांस की राजधानी कौन थी, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, तो ये पेरिस थी। तो क्वेश्चन में जो 14 है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति जो हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा हमने देखा था कि लुई सोलामा के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों की टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था, तो ये कितने, तो ये करीब करीब 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 की मेनर क्या था, तो मेनर क्या था, भवन था या गांव था या एस्टेट था या इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका मेनर था ये क्या है, एक एस्टेट था। क्वेश्चन नंबर 17 की फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है, तो फ्रांस में जो द्वितीय एस्टेट के लोग थे अमीर थे उनको क्या कहते थे, तो उनको कहा जाता था कुलीन वर्ग। तो ये थे यानी कि 17 क्वेश्चन तक हमने देखा था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट इसको कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को बहुत ही आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अक्षांश देशांतर क्या है बहुत सारे बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो फिलहाल अभी आज के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि भारत का जो अक्षांश विस्तार आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ही है। इसको याद रखिए प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखें कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ही होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि भारत का देशांतर विस्तार क्या है, तो अक्षांश विस्तार देख लिया, देशांतर विस्तार देख लिया। तो देशांतर विस्तार जो इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से पूरब से लेकर 97 डिग्री 225 उत्तर पूरब तक है। और साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो भारत की 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए आपको क्रम से। तो ये पूछा था कि कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है, तो ये कितने डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 23.5 डिग्री आपको दक्षिण में भी मिलेगा जिसको मकर रेखा कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है प्यारे बच्चों। अब भारत का जो स्थान है 7वें नंबर पे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत का जो दूसरा स्थान है विश्व में, अब पहले पिन नंबर पे चीन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। तो ये कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है ये कौन सा है, ये चीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, ये 7वां है, जब भी हमने देखा था। और अगला क्वेश्चन है कि
तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितने घंटे का समय अंतराल, यानी कि जब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के समय में कितने समय का अंतराल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे का समय अंतराल होता है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस शहर से होकर गुजरता है, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, 1 बार करें, 2 बार करें। तो भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है ये किस शहर से होकर गुजरता है। शहर पूछे तो आपको नैनी, इलाहाबाद याद रहना चाहिए, या मिर्जापुर हो, इनमें से कोई भी। तो अगर आपसे रेखा पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 82.5 है, यानी 82.5 क्या है, पूर्वी देशांतर। ध्यान रखें 82.5 पूर्वी होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर ई लिखा हो ईस्ट वेस्ट का ध्यान रखें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाक जल डमरू मध्य या तो पाक जल संधि लिखा मिल जाए कहीं पर, ये भारत को किस देश से अलग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं जहाँ पर पाक देख लिया लिखा हुआ, सीधे ऑप्शन में जहाँ पर पाकिस्तान दिया रहता है उसी को करके आ रहते हैं। तो आपको ऐसे ही गलती नहीं करनी है। जहाँ पर अगर पाक जल संधि पूछे या पाक जल डमरू मध्य पूछे तो क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों कि भारत में कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा था कि 8। तो क्रम से देख लीजिए पश्चिम से पूर्व तक कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको तो ये पता है कि कहाँ कहाँ से किस राज्य से गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। जो नहीं वाले क्वेश्चन रहते हैं इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राजस्थान है तो राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा है तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा से गुजरता है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की उत्तरांचल, यानी कि जिसका नाम अब उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं ये किस देश के साथ लगती हैं, ये आपको बताना है। तो ये नेपाल है। तो इसको चैप्टर को क्या है, मैप के द्वारा जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये आपको पता होना चाहिए कि 2.4% है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो 3 तरफ से समुद्र से जो घिरे भूभाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगर यही पूछा जाए कि चारों तरफ से, यानी कि जमीन का वह भाग जिसके चारों तरफ से जल हो तो उसे हम द्वीप कहते हैं, और 3 तरफ से हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो आपको बताना है कि सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली जो पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि क्या कहा जाता है, हिमाचल कहते हैं, उत्तरांचल कहते हैं, या पूर्वांचल कहते हैं, या कोई और कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसको कहते हैं पूर्वांचल। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, यानी कि जो गोवा है आप जो देखते हैं मैप में, जो हमारा ये ऐसे गोवा बनाता है, भारत का मैप है, यहाँ पर जैसे गोवा है तो गोवा के दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में ये जो पट्टी है इस पट्टी को क्या कहा जाता है। आपसे यही पूछ रहा है, कोंकण कहते हैं, तो उत्तरी सरकार कहते हैं, या कोरोमंडल कहते हैं, या मालाबार तट कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, यानी कि जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी है। अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो अनाईमुड़ी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछे कि भारत का, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो K2 है। अगर भारत में स्थित पूछे तो कंचनजंगा। प्यारे बच्चों जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, सॉरी K2 है। अब भारत में स्थित पूछे तो कंचनजंगा। जैसे अगर हमारी कोई जमीन है उस पर कोई अगर कब्जा करे तो फिर भी वो जमीन हमारी ही कहलाएगी। जैसे जो K2 है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो ये भारत का ही है, तो इसलिए हम कहते हैं भारत का। अगर भारत में स्थित पूछे यानी कि हमारे ही क्षेत्र में है, यानी भारत में, तो आपके सिक्किम में ये कंचनजंगा है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर आपको देना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है आपके नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो मसूरी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में कौन से हिमालय का भाग पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा हिमालय का भाग पाया जाता है, पंजाब हिमालय। तो चाहे ऐसे भी कुछ भी पूछे अगर आपसे, जैसे यहाँ पर दिया है कि असम हिमालय दिया है, नेपाल हिमालय दिया है, तो यह असम जो हिमालय आपका है यानी कि जो पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में पाया जाता है। और जो कुमायूं हिमालय है सतलुज और काली नदियों के बीच में पाया जाता है। और नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदियों के बीच में पाया जाता है। और जो असम हिमालय है ये आपका क्या है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में पाया जाता है। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वैसा आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया। तो इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नेपाली हिमालय। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो इसको कहते हैं असम हिमालय। सारे क्वेश्चन आ गया जो हमने आपसे पूछा था अभी। माजुली जो है एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है ये, तो आपको बताना है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगर राज्य पूछे तो असम और देश पूछे तो भारत। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपसे पूछा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है बैरन। प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि इनमें से कौन सा जो तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा तर्क है जो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। आपको नहीं बताना, जहाँ पर नहीं शब्द आता उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। तो इसमें है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों के तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं। लोकतंत्र देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है पहला है इसमें पॉलिटिकल का, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी लोकतांत्रिक देश है दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं प्यारे बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है। यानी कि वह कौन सा ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को क्या है, मताधिकार यानी कि वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। तो ऑप्शन दिया है ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। यानी कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। भारत है, पाकिस्तान या अमेरिका है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान एक गैर लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। तो ये कौन है प्यारे, ये रॉबर्ट मुगाबे हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में क्या है कि जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो जिम्बाब्वे है इसके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एमरसन नंगाग्वा। तो प्यारे बच्चों ये जो आपके हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, क्योंकि जो रॉबर्ट मुगाबे थे इनका जो निधन हो गया था, तो इसलिए वर्तमान समय में ये राष्ट्रपति नहीं है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं आपके ये क्या है, एमरसन नंगाग्वा है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
कि यूएन का कौन सा अंग जो है देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। प्यारे बच्चों, हमारे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये जो कंबाइंड वीडियो होती है ये केवल आपको पास करा सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर अच्छा स्कोर करना है आपको तो यही होता है कि जो सिलेबस में जो जो चैप्टर दे रखे हैं उसको पढ़ना है। तो यूएन का कौन सा अंग है जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये बच्चों जो जिम्मेदार है तो वो है बच्चों सुरक्षा परिषद है। अगला क्वेश्चन कि किस देश से आंग सान सूकी का संबंध है? तो ये किस देश है? म्यांमार के साथ है। तो अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है उसको आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकतंत्र क्या करता है? मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता नहीं है, इसको कम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों को द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है प्यारे बच्चों। तो आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था कि नोबेल के शांति पुरस्कार थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें क्या है, शासकों का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है किसके पास होती है? तो ये जो अंतिम निर्णय लेने के पास होती है ये लोगों को द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, क्योंकि जो अंतिम निर्णय है जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, तो निर्णय अंतिम वही लेते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है? तो ये 5 होते हैं प्यारे बच्चों। म्यांमार किस तरह की सरकार थी? म्यांमार में यानी कि किस तरह की सरकार थी? तो ये है सेना का। क्वेश्चन 15 है कि सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? तो ये जो है आपके तो सैनिक शासन अथवा जो राजतंत्र है ये किस प्रकार के शासन है? ये क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 यानी कि संविधान निर्माण से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसको देखेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो सदस्य थे 299। और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि भारत का जो संविधान ये बनकर कब तैयार हुआ? ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अगर आपसे लागू पूछा जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो अगला क्वेश्चन कि भारत संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे? तो आप सभी जानते हैं जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र कब घोषित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका जो गणतंत्र घोषित हुआ था 26 अप्रैल 1994 में हुआ था। इनमें से कौन अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ आपसे पूछा जाएगा? तो 26 जनवरी 1950 को। तो निम्नलिखित में से कौन से जो शब्द हैं वो सही नहीं है आपको बताना है। तो ये कौन से हैं? ये क्या है? बी है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो ये एनी बेसेंट थी, इसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उद्देशिका को। क्वेश्चन 11 है कि भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से इसमें दिखाई देते हैं, इनमें से किसमें दिखाई देते हैं? ये उद्देशिका में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 12 कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलन में है? तो ये प्रचलन में आपका जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो ये क्या है? तो ये उद्देशिका में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो आपको दिया गया है, यहाँ पर देख लेंगे। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो न्याय है 3 प्रकार की। तो निम्न में से कौन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता जो आपका है ऑप्शन डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16 की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा यानी कि व्यवसाय क्या है? तो इसका जो मुख्य व्यवसाय खेती है यानी कि कृषि है। सेकंड क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता जो है खेती पर आश्रित है यानी कि लगी हुई है? तो 75% है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है जहाँ आधुनिक कृषि विधि अपनाई जाती है? तो ये आपका पंजाब राज्य है। बी है खरीफ ऋतु यानी फसल की अवधि है, ये आपको बताना है। तो ये जून से अक्टूबर तक का इसका समय होता है। और रबी की जो फसल है इसकी जो अवधि होती है ये क्या है? नवंबर से अप्रैल तक है। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसलें पैदा करते हैं? तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था यानी कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था रहेगी वहाँ पर किसान एक वर्ष में 2 फसलें या उससे ज़्यादा भी उगा सकता है। क्वेश्चन 7 है कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? भूमिहीन यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो पालमपुर में 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की कहानी अगला क्वेश्चन जो है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है। तो हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषता है कि गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है यानी कि हरित क्रांति का जो लाभ है ये गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो ये वर्ष में 4 फसलें उगाते हैं। HYV का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह कि अधिक उत्पादन करने वाले, ये बीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में जो लगभग क्या है 450 परिवार रहते हैं। क्वेश्चन 12 है कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो उत्पादन के जो मुख्य कारक है ये बाजार नहीं है, भूमि है, भौतिक पूंजी है, मानव पूंजी है, लेकिन बाजार नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से आपसे कुछ पूछ सकता है कि कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं मतलब जिसमें कृषि में यूज होने वाले ये जो काम करते हैं कृषि में वो कृषि क्रिया है। और कृषि के अलावा जो कार्य करते हैं किसी गाँव में वो गैर कृषि क्रिया हो गई। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध की डेयरी खोल लेते हैं, ये गैर कृषि में आ जाएगा। तो एक वर्ष, अगर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। इस क्वेश्चन को जरूर देखना, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। क्वेश्चन 14 है कि गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये सभी क्या है? रबी की फसल है। अगर आपसे अरहर पूछे, धान पूछे, मक्का पूछे तो ये आपकी क्या है? खरीफ की फसल है। क्वेश्चन 15 पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा जो बड़ा गांव है जो जुड़ा हुआ है? तो ये क्या है? आपका रायगंज है। तो भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये ट्रैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 17 की भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो ये सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की खरीफ फसल किस मौसम में होता है? यानी तो ये क्या है? वर्षा ऋतु में होती है। ऑप्शन बी सही है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है? तो ये जो बढ़ा है चावल तथा गेहूँ का। ऑप्शन सी सही 19 का। क्वेश्चन 20 है कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो ये नलकूप है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 है हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है ये कृषि में विकास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। हरित क्रांति का जो हानिकारक प्रभाव क्या है? तो ये भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में हम क्या है एक के बाद कई फसलें उगाना चाहते हैं, तो इससे क्या भूमि की जो उर्वरता है ये धीरे धीरे खत्म होती है। क्वेश्चन 24 है कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? तो ये है 60 परिवार है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं जो गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो ये लगभग कितने हैं? 25% हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 यानी संसाधन के रूप में जो है इससे क्वेश्चन। तो पहला है कि विलास और हस्तकला किस गांव में रहते हैं? तो यहाँ पर दे रखा है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेमापुर से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन मानव पूंजी के निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करता है? तो इसमें इंगित करता है सी यानी कि सकल, क्योंकि जो सकल था एक कंप्यूटर व्यावसायिक कोर्स किया हुआ था, तो ये इसको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी भी थी। बाकी जो महेश था जो विलास का पिता था एक मछुआरा था प्यारे बच्चों।
तो विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो विलास के जो कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो मानव पूंजी है, तो विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख मिलती है कि जो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि अगर शिक्षा के द्वारा मानव पूंजी पर अगर हम निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलने वाला है। अगला है कि इनमें से कौन मछुआरा था, महेश, विलास या शीला? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि डी है। यानी कि महेश और विलास जो है ये दोनों मछुआरा थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, महेश जो था ये विलास का पिता था जो एक मछुआरा था, और शीला क्या थी, उसकी माँ थी। इनमें से बूटा का व्यवसाय क्या था? बूटा कौन सा व्यवसाय करता था? तो ये बूटा जो खेतिहर मजदूर था। तो अगला है क्वेश्चन कि इनमें से कौन गठिया का रोगी था? तो गठिया का जो रोगी था वो विलास था। और इनमें से कौन शकल के परिवार से नहीं था? तो ये जो महेश था ये शकल के परिवार से नहीं था प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश जो है जो प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर अधिक निवेश कर विकसित राष्ट्र के रूप बन गया है? तो ये है जापान है, क्योंकि यहाँ पर अधिक खनिज संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने मानव संसाधन पर अधिक खर्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर की परिभाषा भी अब देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय होता है कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से होता है। जन्म दर भी देख लीजिए कि जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है। तो वर्ष 2014 में पूछा है कि भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है? बेचा जितने समय वर्ष में पूछे उसको ध्यान रखना है। तो 68.3 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के क्या कारण माने जाते हैं? तो यह है उपयुक्त सभी है। तो क्वेश्चन 14 है कि किसी व्यक्ति के खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पे कोई भी प्रभाव यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको आप देख लीजिए कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो भारत में आज़ादी के समय 1947 में साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 18%। तो भारत में साक्षरता दर यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, इसको भी देखें। तो 74% थी। क्वेश्चन अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है तो 66.4 है। भारत में 2017 तक औषधालयों की संख्या कितनी थी? तो ये यहाँ पर दे रखा है 31,641। तो इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप आपको बताना है। तो इसमें से जो है एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना ये आर्थिक क्रियाकलाप है। इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रियाकलाप है? गैर कृषि क्रिया कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन डी है कि दुर्गा पूजा हेतु लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करना। तो आर्थिक क्रियाकलाप देख लीजिए और गैर आर्थिक क्रियाकलाप देख लीजिए। यानी कि वैसे ही जो क्रियाकलाप होता है जिससे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। यानी वे सारे काम जिसके करने के बाद पैसे मिलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप है, और जिसके काम करने के बाद पैसे नहीं मिलते कि संतुष्टि मिलती है तो गैर आर्थिक क्रियाकलाप है। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये श्याम है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कदम उठाया गया है? तो ये क्या है? उपरोक्त सभी है। दोपहर की भोजन की व्यवस्था की गई है, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल ऑटो शिविर, यानी सारे कार्यक्रम है। तो अगला क्वेश्चन है महिलाओं के निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के क्या कारण है? तो यह है क्या है? इसका आंसर उपयुक्त सभी है। वे भावुक होती हैं, वे भारी काम नहीं कर सकती हैं, वे सुनसान या रात में काम नहीं कर सकती हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे आज के सोशल साइंस के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस से थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद आपके अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर चैप्टर में कम से कम 25-30 ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। ओके, टेक केयर गुड बच्चों।